हेलो जय हिंद दोस्तों। आप लोग कहते हो ना कि ऑर्गेनिक सर पल्ले नहीं पड़ता, ऑर्गेनिक समझ नहीं आता, रटना पड़ता है सर। तो आज इस वीडियो के बाद आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको 2022 से लेकर के 2025 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, यानी सीधे सीधे अनसॉल्व से पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठा करके ले आया हूं। आप खुद जाके चेक कर सकते हो अगर आपके पास पीवाईक्यू होगा तो। ठीक है, कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, रिपीट किए गए क्वेश्चन है और 100% आपको बिना रटाए इतनी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि ऑर्गेनिक से आपको प्यार हो जाएगा मेरे भाई। समझ आई मेरी बातें? आप ध्यान से बस वीडियो को देखते जाओ, जैसे जैसे बता रहा हूं, फिर कमेंट करना, बताना आपको मजा आया या नहीं। ठीक है, तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा, कह रहा है CS3 CS2 CS2 CS3, यानी CS3 CS2 CS2 CS3 कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड हो गया तो क्या हो गया? ब्यूटेन। ठीक है, इसे एन ब्यूटेन भी कहते हैं। तो ये जो ब्यूटेन है, इसको कह रहा है कि ब्यूटेन में अगर क्लोरीन जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए ब्यूटेन में? देखो कह रहा है ना कि मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण का मतलब इसमें क्लोरीन जुड़ने वाला है। ठीक है, क्लोरीनीकरण से बनने वाला जो संभव मोनोक्लोराइड है उसकी समावयवता लिखना है। अब समावयवता होता क्या है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझो। जैसे यहां पे आप क्लोरीन जोड़ दोगे, ठीक है, तो जोड़ने के बाद कह रहा है कि आप इस पूरे फार्मूले में कितने तरह से क्लोरीन चिपका सकते हो, कितने तरह से जोड़ सकते हो, तो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि दो तरीके से इसमें क्लोरीन को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मोनोक्लोरो बोला है, मोनोक्लोरो का मतलब क्लोरीन, मोनो का मतलब होता है एक क्लोरीन। ठीक है, एक क्लोरीन जोड़ना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है? CS3 CS2 CS2 CS3, यही है ना। अब ये बात तो आपको पता ही होगा कि अगर एक क्लोरीन आएगा तो हाइड्रोजन को हटाएगा। ठीक है, जुड़ने के लिए मान लो यहां से एक क्लोरीन अगर मैं यहां जोड़ दूं तो यहाँ 3 हाइड्रोजन के बजाय आप कितना बचेगा? 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, अब एक तरीका ये हुआ जोड़ने का। ठीक है, एक तरीका ये हुआ जोड़ने का। इसका आईयूपीएसी नेम बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। आईयूपीएसी नेम सीखे होगे मेरा वीडियो देख करके। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हो? 1, इसे क्या लिख सकते हो? 1 क्लोरो क्लोरो ब्यूटेन लिख सकते हो। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका आप कहोगे इस क्लोरीन को इस पर ले आके लिख दीजिए, नहीं तो भी आईयूपीएसी सेम आएगा। इसका मतलब चाहे क्लोरीन को उस कोने में लिखो, चाहे क्लोरीन को इस कोने में लिखो, उसे एक ही बार काउंट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ही है कि मैं समझाता हूँ फिर परिभाषा की तरफ चलता हूँ। ठीक है, मैं रटाने वाला काम नहीं करता। और आप ध्यान से समझो, इसे एक तरीके से और लिख सकते हो। कैसे? मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही है ना आपका ब्यूटेन। अगर हो सके तो मैं इसे यहां भी लिख सकता हूं, क्लोरीन इस जगह पे। तो जैसे ही लिखूंगा यहाँ 2 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन हटा दो क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है ना। अब क्लोरीन जैसे मैं यहाँ पे जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद अब जरा सोच के देखो, यहाँ पे आईयूपीएसी अलग हुआ ना। मतलब कि ऐसे जगह पे क्लोरीन लगाओ कि आईयूपीएसी नेम करने पे अलग अलग आईयूपीएसी आए, सेम आएगा तो समझ लो तुम अलग समावयता तब नहीं बना रहे हो, तब वही वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरीका ये हो गया लिखने का समावयता, दूसरा तरीका ये होगा आईयूपीएसी इसका चेक करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। होगा या नहीं? पक्की बात मानो, 2 क्लोरो ब्यूटेन। एक तरीका ये हुआ लिखने का। अब बहुत स्टूडेंट कहेंगे कि सर इस क्लोरीन को इस वाले कार्बन पे लगा दीजिए, इस वाले कार्बन पे। तो मेरे भाई आईयूपीएसी नेम बनाओगे तो भी वही सेम आएगा। करके देख लो, यहाँ क्लोरीन लगाएंगे तो इधर से काउंट करोगे क्योंकि जिधर से नजदीक क्लोरीन पड़ेगा काउंट इधर से होगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, फिर भी 2 क्लोरो ब्यूटेन ही आएगा। इसका मतलब इसे चाहे तुम क्लोरीन यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, मतलब सेम पड़ेगा। समझ आई मेरी बातें? तो कहने का मतलब है कि इसे दो तरीके से लिखा जा सकता है। ये 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, 2024 का प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि ये आपको फार्मूला दे दिया जाएगा, कहेगा कि क्लोरीन जोड़ दो और जोड़ने के बाद बताओ कि इसे कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो 2 तरीके हैं लिखने के। समझ आई मेरी बातें? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे चलते, उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर इस बार पूछा जाएगा तो इस तरह दे करके क्लोरीन की जगह ब्रोमीन कर देगा, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। एल्कोहल कर देगा, OH कर देगा। तो देखो ये मत सोचो कि एकदम रटना है क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न भी समझना पड़ेगा कि वो यहाँ पे इसके जगह कुछ और फॉर्मूला दे दे, यहाँ जोड़ करके समावयता लिखने के लिए बोले, तो बस ये समझो कि हाँ एक पैटर्न का हमने सवाल समझ लिया, इससे रिलेटेड आएगा तो एकदम तबाही मचा दोगे। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण समझाइए क्या है। ठीक है, ये सब सवाल रटते होगे लेकिन देखो कितने मजेदार तरीके से समझा रहा हूं। सबसे पहले तुम फिनॉल और एथेनॉल को अलग से लिख लो। फिनॉल क्या होता है? ये तुम्हारा फिनॉल है, हाँ या ना।
बेंजीन के ऊपर अगर डायरेक्ट OH आकर के जुड़ जाता है तो इसे फिनॉल कहते हैं। और एथेनॉल क्या होता है, एथ किसे बोलते हैं, 2 कार्बन को, तो CH3 CH2 OH लग जाए तो क्या बोलेंगे, इसे एथेनॉल कहेंगे। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर यहां से हाइड्रोजन हटा दिया जाए, ठीक है, अगर यहां से हाइड्रोजन H+ निकल जाए, क्योंकि ये बात तो आप जानते होंगे, यहां पे कह रहा है कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, यानी अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। पहली बात तो अम्लीय गुण कैसे पता चलता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी चीज को अगर जैसे A है या फिर A है, यहां से अगर H+ निकलता हुआ नजर आए, अगर आसानी से H+ निकल जा रहा है तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब आपको अच्छी बात है सर, तब तो ये दोनों अम्ल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे खेल है। अब खेल क्या है समझो, जब यहाँ पे हम लोग H+ निकालते हैं तो H+ हटाने के बाद जब H+ यहाँ से हटता है तो हमारे पास क्या बचता है पता आपको, इस तरह से, इस तरह से, और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव आ जाता है। तो जब ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव आ जाता है तो इसे बोला जाता है फिनो ऑक्साइड बोला जाता है। फिनॉल हो गया और केवल ऑक्सीजन बचा तो इसे फिनो ऑक्साइड कहेंगे। अब फिनो ऑक्साइड इसे कहेंगे, और नीचे वाले में यहां से H निकल गया तो क्या हो गया, ये क्या था, एथेनॉल था, तो इसे एथा ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथा ऑक्साइड। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इन दोनों में कैसे पता चला कि ये उदासीन है और ये अम्लीय है, अब कारण समझो। यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये निगेटिव जो इस पे चार्ज है, ये निगेटिव बार बार चेंज हो रहा है, इस पे भी आ जा रहा है, इस पे भी आ जा रहा है, फिर इस पे भी आ जा रहा है, इस पे भी आ जा रहा है, घूम के पूरी तरह से रोटेट कर रहा है। ये निगेटिव पूरी तरह से हर जगह पे अपना कब्जा जमा ले रहा है। यानी ये कह सकते हो कि निगेटिव का प्रभाव केवल ऑक्सीजन पे ही नहीं बल्कि इस पूरे पे है। अब इस पूरे पे निगेटिव का प्रभाव है, आपको पता होगा कि जब इस तरह से बार बार निगेटिव ऊपर ऐसे सर्कल मारता है, ठीक है, तो इसे अनुनादी संरचना कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो इस तरह की घटना इसमें हो रही है, इसलिए ये पूरे को ही अम्लीय कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, अम्लीय कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव है, ये ऑक्सीजन पूरी तरह से जैसे ये रोटेट कर रहा है, ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये अनुनादी संरचना नहीं बना पाता है। अब आप कहोगे अनुनादी संरचना क्या है, तो यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर गौर से देखो तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव है, निगेटिव हटता है तो ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ जाता है और निगेटिव साइड में आ जाता है, फिर निगेटिव नीचे वाला जाता है, तब तक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, फिर साइड वाला एक, समझ रहे हो, इस तरह से लगातार जा रहा है और पूरी तरह से एक रोटेशन मार देता है नेगेटिव। तो इससे ही कहते हैं अनुनादी संरचना बनाना। ये अनुनाद है, रेजोनेंस है, समझ रहे हो। तो इसके वजह से इसके वजह से अम्लीय हो रहा है, वजह समझो। और अनुनादी संरचना नहीं दिखा पा रहा, इसकी वजह से अम्लीय नहीं है, उदासीन है। समझे मेरी बात, इतनी क्लियर हुआ। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, आप पढ़ो ध्यान से, इसे रटोगे नहीं, ठीक है। अब देखो क्या रहा, फिनॉल में H+ निकालने पर, H+ निकाला मैंने, एकदम इजीली समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। रटाते हैं लोग, पहले पढ़ते हैं फिर बताते हैं, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं फिर पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो H+ निकालने पर बनने वाला फिनॉल जो था, अब H+ निकल गया तो फिनॉक्साइड हो गया। बनने वाला फिनॉक्साइड आयन जो है वो अनुनाद से स्थिर हो जाता है। अनुनाद से स्थिर होने का मतलब होता है अनुनादी संरचना दर्शाता है, ये भी कह सकते हो, अनुनादी संरचना दर्शाता है। लेकिन यहां पे जबकि एथेनॉल से जब हाइड्रोजन निकलता है तो जो बनने वाला एथा ऑक्साइड है, क्या है, एथा ऑक्साइड है, वो आयन अनुनाद से स्थिर नहीं होता है, अनुनाद से स्थिर नहीं होता है, या फिर अनुनादी संरचना प्रदर्शित नहीं कर पाता है, जिसके वजह से यहां पे अतः फिनॉल अम्लीय होता है और एथेनॉल अम्लीय नहीं होता है, उदासीन होता है, लगभग उदासीन होता है। समझ आई मेरी बातें। अगर तुम मेरे से मोटा मोटी तौर पे पूछोगे कि ये जो भाषणबाजी आप बता रहे हो, इनमें से मेन बात क्या दिमाग में रखे, जब भी ये क्वेश्चन आए कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और एथेनॉल नहीं, तो बस सीधी सी बात है, फिनॉल रेजोनेंस शो करता है, हाइड्रोजन निकलने के बाद जो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है वो क्या करता है, एथा ऑक्साइड जो फिनो ऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है, जबकि एथा ऑक्साइड ऐसा नहीं करता, ठीक है। फिनो ऑक्साइड अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है लेकिन ऐसा नहीं करता, इस वजह से अम्लीय नहीं है और ये अम्लीय है। पूरा कारण बता दिया, समझ आया, क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई, बहुत ईजी है ये सब चीजें, ठीक है। कह रहा है एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर बताइए, ठीक है। निम्नलिखित में विभेद कीजिए। पहला क्या है, एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में अंतर बताना है। अब एसिटल्डिहाइड क्या होता है और एसीटोन क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, पूरी बात को ध्यान से समझना, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले ये सब हटाओ, अंतर बाद में सीखेंगे, पहले हम चीजें समझाता हूं। एक शब्द आता है
कार्बो कार्बोलिन समूह क्या होता है पता है? सी लिखो, डबल बॉन्ड लिखो, ऑक्सीजन लिखो, ऐसे कर दो, इसे कार्बोलिन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोलिन समूह। सुनते जाओ मेरी बात, ठीक है। अगर मैं आर को अपने वीडियो में कई बार बता ही चुका हूं, आर का मतलब क्या होता है, या तो CH3 लिखो या C2H5, ठीक है। अब देखो, अगर आर मैंने लिखा था, आर का मतलब कार्बन समझना। क्या समझना? कार्बन। एक जगह कार्बन हो और एक जगह हाइड्रोजन हो, एक जगह कार्बन हो और एक जगह हाइड्रोजन, तो इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अगर यहाँ आर हटा दिया जाए और आर की जगह क्या लगा दिया जाए? CH3, तो CH3 जब भी लगता है तो एक शब्द यूज होता है एस एस एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। जैसे ही CH3 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3 लगने के बाद, CH3 लगने के बाद क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। अब इसी को ध्यान से देखो तो ऐसा दिख रहा होगा, CH3 CHO। समझ रहे हो? क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। अब आपको अगर फॉर्मेल्डिहाइड क्या है तो आप ध्यान से समझो, आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है। अगर C इस तरह से हो और दोनों तरफ हाइड्रोजन लग जाए तो इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। अब एक और मस्त बात कि एसीटोन क्या है, जैसे यहां शब्द यूज हुआ है ना, एसीटोन क्या है? एसिटल्डिहाइड तो समझा दिया, CH3 CHO। कैसे आया? क्लियर हुआ? ये सब रटा मत करो मेरे भाई, ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड है। लेकिन अगर आपको कीटोन के बारे में समझना होगा, कीटोन, फिर अंतर देखना कितना इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब कीटोन क्या होता है? सीधी सी बात है, ऐसे बनाओ, दोनों तरफ आर लगाओ, दोनों तरफ यच रहेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। दोनों तरफ रहेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है भाई। हो सकता है जैसे अभी यहाँ पे आपको सवाल पूछ दिया गया है पेपर में, एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में अंतर बताइए, ठीक है। अब मैं पहले ही साबुत के साथ बता दिया कि मैं सारे क्वेश्चन, कोई फालतू क्वेश्चन है नहीं, ये पूरे PYQ के सैंपल पेपर से क्वेश्चन है, अनसॉल्व से है, आप जाके खुद ही चेक कर सकते हो। समझ रहे हो? गलत तो मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि हर समय आपको एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में अंतर पूछेगा। हो सकता है पूछ दे एसिटल्डिहाइड हटा करके आपको फॉर्मेल्डिहाइड शब्द यूज कर दे। क्या यूज कर दे? फॉर्मेल्डिहाइड। तो सब तरफ से चौकन्ना रहना है, ठीक है। ध्यान से समझना, कीटोन है, ठीक है। अगर आर हटा के मैं CH3 लिख दूं, अब समझ गए होगे, कीटोन में CH3 अगर लगा दिया तो CH3 लगने के बाद क्या होता है? एस एस आता है, एस करो, एस, एसीटोन। क्या हो जाएगा? एसीटोन हो जाएगा। देखे यहाँ CH3 लगा तो एल्डिहाइड क्या बन गया था? कहाँ गया रे? देखे देखे थे यहाँ पे एल्डिहाइड जो था, यहाँ पे CH3 लगने के बाद क्या हो गया? एल्डिहाइड में क्या लग गया था? एसिटल्डिहाइड हो गया था। क्या हो गया था? एसिटल्डिहाइड। उसी तरह कीटोन है, कीटोन में जब जैसे ही लग जाएगा CH3 तो क्या हो जाएगा? एसीटोन हो जाएगा। अब अंतर पूछ रहा था ना, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो अंतर क्या है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दो अंतर में, तो पहला बिंदु है एसिटल्डिहाइड का अंतर, दूसरा बिंदु है एसीटोन। तो सबसे पहले आप समझ लो वर्ग कि एसिटल्डिहाइड किसका ग्रुप है? एल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड कहां से आया? ये एसिटल्डिहाइड कहां से आया? एल्डिहाइड से। तो तुम कह सकते हो कि एसिटल्डिहाइड किस वर्ग का है? एल्डिहाइड का है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। और एसीटोन किस वर्ग से आया है? कीटोन से आया है। क्लियर हुआ अंतर पहला। दूसरा, इसका सूत्र जो होता है ये होता है और इसका सूत्र जो होता है होता है, देख सकते हो, CH3 COO CH3, CH3 COO CH3, ठीक है। अब आती है बारी टॉलन परीक्षण, ठीक है। तो ध्यान से समझना, एसिटल्डिहाइड जो होता है, याद रखना एल्डिहाइड हो, ये सब चीजों के बारे में टॉलन परीक्षण क्या, देखो टॉलन परीक्षण होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, आगे जाकर के भी क्वेश्चन में मिलेगा। अभी दिमाग में बस इतना रख लो कि टॉलन परीक्षण जो होता है वो एसिटल्डिहाइड देता है। टॉलन परीक्षण का काम क्या होता है समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कोई भी चीज है, ठीक है, हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन अगर टॉलन परीक्षण में अगर इसकी अभिक्रिया कराई जाए, यानी टॉलन परीक्षण के अनुसार इसे चेक किया जाए, तो टॉलन परीक्षण बताने की कोशिश करता है कि एल्डिहाइड है या नहीं। समझ रहे हो? टॉलन जो होता है, टॉलन अभिकर्मक, ठीक है, टॉलन अभिकर्मक जो होता है वो एसिटल्डिहाइड के लिए अपना परीक्षण देता है, लेकिन एसीटोन की कोई पहचान नहीं कर पाता है, एसीटोन के लिए पहचान नहीं कर पाता है। समझ आई मेरी बात है? तो टॉलन परीक्षण क्या होता है? एल्डिहाइड के लिए, ठीक है, ये परीक्षण देता है। टॉलन अभिकर्मक जो होता है वो एसिटल्डिहाइड के लिए टॉलन परीक्षण देता है, ठीक है। परीक्षण का मतलब समझ रहे हो ना? एक चेक कर सकता है कि हाँ वो एल्डिहाइड है या नहीं, लेकिन अगर उसमें कीटोन रहेगा भी तो भी ये पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है। कीटोन की पहचान करने के लिए, कीटोन वाले ग्रुप की पहचान करने के लिए, ठीक है, टॉलन अभिकर्मक काम नहीं करता है। इतनी बात समझ आई? आगे ये सब सवाल मिलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखिए। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या है? बस सिंपल सा चीज है, ये जो फॉस्फेट दिख रहा है ना आपको, पूरा खेल फॉस्फेट का है। ये होने और न होने पे इन दोनों के नाम में फर्क पड़ जाता है।
समझ रहे हो? इन दोनों के इनके होने के वजह से या इनके ना होने की वजह से इनके नाम में अंतर आ जाता है। ये क्या कह रहा है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या है, यही पूछ रहा है ना। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे अब इन दोनों में अगर देखो, चाहे वो न्यूक्लियोसाइड हो या फिर न्यूक्लियोटाइड हो, वहां पे देखो यहाँ पे भी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो है एक किसके बराबर होता है, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार शर्करा शर्करा, है ना यहां तक। लेकिन एक शब्द यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कुल मिला के कहने का मतलब साफ साफ यह है मेरे भाई कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह नहीं होता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह नहीं होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह होता है। पहला इतना लिख लोगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में जब अंतर पूछेगा तो क्या लिखोगे, न्यूक्लियोसाइड वाले में कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह नहीं होता है। और इस तरह से अभिक्रिया लिख देना, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा, इतना लिख के छोड़ देना, ठीक है। यहां से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज तुम ऊपर लिख चुके हो, ठीक है, कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह नहीं उपस्थित होता है, ठीक है। ये बात तुम ऊपर लिख दिए होते, यहाँ बगल में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे लिख देना न्यूक्लियोसाइड बराबर न्यूक्लियो नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा, इतना लिख पाओगे। फिर जब हेडिंग लगाओगे न्यूक्लियोटाइड इस तरह से, तो उसके बाद क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है। इतनी बात समझ आई मेरी बातें? अब इतनी बात जब समझ में आ गई मेरे भाई, तो फिर नीचे जब रिएक्शन लिखना होगा तो रिएक्शन में लिखना न्यूक्लियोटाइड बराबर नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट, इतना लिख पाओगे। अब आती है बारी उदाहरण लिखने की, तो उदाहरण में आपका एडिनोसिन है, ग्वानोसिन है, और आपका इसमें आओगे तो एटीपी, एडीपी, एएमपी, ठीक है। वैसे एडीपी और वैसे एटीपी एडीपी तो सुना होगा 10th क्लास से, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये सब चीजें, ठीक है। तो अब बताओ, ये प्रश्न एकदम क्लियर हुआ नहीं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, फॉस्फेट समूह उपस्थित नहीं होता है, और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है, ठीक है। किस तरह से रिएक्शन लिखना है दोनों में ये भी बता दिया, कंफर्म हुआ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, डायमंड क्वेश्चन है, ठीक है। समझ है मेरी बातें, फालतू का बकवासबाजी वाले क्वेश्चन नहीं है सब, ठीक है। सबकी बस की बात नहीं है ये सब, याद रखना। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत लोग कराते भी नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, बस ऊपर ऊपर से हल्का हल्का टच करा देंगे, हो जाएगा काम। अब बच्चा भ्रम में रहेगा, और जब बच्चा एग्जाम दे के आगे कहेगा अरे भाई हम जो पढ़ के गए थे वो तो फंसवा नहीं किया, अरे मेरे भाई कैसे फंसे गए मेरे भाई, आपका निशाना तो कहीं और था। आप ऑर्गेनिक पढ़ो, चैप्टर को समझो, समझने के बाद सैंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी है। टॉपर बच्चे जो होते हैं कभी नोटिस कर लेना, वो पीवाईक्यू बहुत भयंकर सॉल्व करते हैं। हम तो इतना जानते हैं, मेरे गुरु मेरे टीचर हमेशा शुरू से बोलते आ रहे हैं जहां से मैं पढ़ा हूं कि बेटा अगर 90 पार करना है, 90% पार करना है, तो आपको हर हालत में 5 साल के सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे। और बहुत मेहनत भी नहीं है, आप एक दिन में कोशिश करो ना, एक दिन में कोशिश करो ना। जिस टेक्निक पे मैंने सैंपल पेपर लगाने के तरीके बताए हैं आपको उस वाले वीडियो में, टाइम टेबल वाले पैटर्न वाले वीडियो में, उस हिसाब से चलो ना। बाकी पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने लाइव वीडियो में बता दिया कि मैं पीवाईक्यू पे ही लाइव लेकर के आऊंगा, अनसॉल्व भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो हमारा वीडियो आपका 26 जनवरी से लाइव आना शुरू करूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा कि क्या तारीख से आऊंगा, तो मैं 26 जनवरी से शाम रात को 7 से 7:30 बजे के बीच में मैं लाइव आऊंगा, ठीक है। समझ आई मेरी बातें? अब बाकी ये मेरा रिकॉर्डेड वीडियो आता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी जितना वीडियो मेरा रिकॉर्डेड आता रहता है लगातार धमाकेदार, वो लगातार चलता रहेगा। ये जो लाइव आ रहा हूं अपने तरफ से एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि मैं पीवाईक्यू सॉल्व करा सकूं, समझ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कॉपर HCl में नहीं घुलता है क्यों, कॉपर HCl में नहीं घुलता है क्यों, इसका कारण बताइए। तो ध्यान से समझिएगा, कॉपर HCl में क्यों नहीं घुलता है। आपको पता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आप क्रियाशीलता के बारे में जानते होंगे, तो आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर होता है। अगर ऐसे नहीं समझे तो फिर से रिपीट करता हूं, हाइड्रोजन बहुत ताकतवर होता है कॉपर के मुकाबले। अब समझ आया, हाइड्रोजन क्या होता है, कॉपर के मुकाबले बहुत ताकतवर होता है। तो जब यहाँ पे एक विलियन होगा, मान लो ये विलियन किसका है, HCl का है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बहुत ताकतवर है, अब बाहर से आ रहा है टुटपुंजिया कॉपर कमजोर वाला, तो जब कमजोर वाला आएगा तो क्या हाइड्रोजन को यहां से तोड़ के हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। ये तो कमजोर है, तो कमजोर पॉसिबल ही नहीं है ताकतवर को उठा के फेंक दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बहुभोज में गया हूं, बैठ करके कुर्सी पे खाना खा रहा हूं, और एक भैंसा जैसा आदमी आया, अब मैं पतला साहिया हूं, उठाए पकड़ के उधर बैठ के खाओ, और वो बैठ गया। लेकिन यहीं पे अगर वो ताकतवर आदमी बैठा एकदम भैंसा जैसा, अब मैं पतला सा जाकर के कहूँ हट हट, मारेगा एक पड़ाका, क्या बच साला,
कहीं और जाकर खाओ तो चलेगी, तो ताकतवर की ना। तो यहां पे क्या है कि कॉपर ताकतवर नहीं है, कम क्रियाशील है, इसलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता है, समझ रहे हो, इसलिए कॉपर अंदर घुल नहीं पाता है। क्लियर हो? वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि तांबा यानी कॉपर क्रियाशीलता के क्रम में देखा जाए तो हाइड्रोजन से नीचे स्थिर होता है, हाइड्रोजन से नीचे स्थिर होता है, इसलिए तांबा और हाइड्रोक्लोरिक, जो तांबा यानी कॉपर है, वो हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, नहीं हटा पाता है, इसलिए कॉपर HCl ही घुलता है मेरे भाई, इसलिए कॉपर HCl में ना घुलता है। अब समझ आई मेरी बात? ये प्रश्न आएगा एकदम इजीली दहाड़ दोगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस पैटर्न पे एक आध क्वेश्चन और देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, घुमा सकता है। अगला प्रश्न आ रहा है, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को रख सकते हैं? ठीक है, कारण सहित बताइए। अब मैं समझाता हूं, मान लो कि जिंक का पात्र है, ये हमारा कटोरा है रे, इसमें कटोरे में कटोरा, कैसे ठोका हुआ था ना, कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, ठीक है। हम तो काले हैं रे भाई, पता नहीं कैसे काले हो गए, मम्मी लग रहा है काजू किशमिश नहीं खाई थी क्या भाई, ठीक है, ध्यान से समझो। तो ये जिंक का हमारे पास क्या है, कटोरा है, ठीक है, पात्र है। अब इस जिंक के पात्र में मैं लिक्विड रखना चाहता हूं, और ये लिक्विड किस चीज का है, ये लिक्विड है कॉपर सल्फेट का, और पात्र किस चीज का है, जिंक का, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, इसका कारण सहित लिखिए। यहां पे आप कहोगे कि जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते हैं। अब कोई कहेगा काहे रे भाई, तो फिर वही बात आ गई गुरु, जिंक कॉपर के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होता है। कौन ताकतवर होता है, जिंक, ये हर कोई जानता है। अगर आप विद्युत रसायन पढ़े हो तो देखते हो ना, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कॉपर की तरफ जाता है, तो जो ज्यादा ताकतवर है वही ना इलेक्ट्रॉन देगा जी, गैल्वेनोमीटर, याद आया, डेनियल सेल, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा कि ज्यादा ताकतवर है। अब यहां पे देखो, तो एक कम ताकतवर था इसलिए हाइड्रोजन को नहीं हटा पाया, लेकिन जिंक ज्यादा ताकतवर है इसलिए कॉपर को यहां से विस्थापित कर देगा। कॉपर को हटा करके कहां चला जाएगा, जिंक सल्फेट के पास चला जाएगा, समझ रहे हो। कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और जैसे ही कॉपर को विस्थापित करेगा तो आप जो विलयन रखे थे वो विलयन खराब हो गया ना भाई, आप तो रखे थे कॉपर सल्फेट का, लेकिन कॉपरवा हो गया रिप्लेस। ये देखो जिंक ने क्या किया, कॉपर के जगह पे जाकर के बैठ गया और कॉपर को उठा के फेंक दिया। पता ना बहुभोज में जैसे हम बैठे थे, पतले से आदमी कुर्सी पे, एक मोटा सा आदमी आया भाई जैसा, थरिया में खाना लेकर के बोला मेरे को, चल उधर चल। मैंने बोला अरे भाई क्या कर रहे हो मेरे भाई, और वो आकर के मेरे जगह पे बैठ गया। तो उसी तरह जिंक ताकतवर था, कॉपर को हटाया, कॉपर की जगह बैठ गया, कॉपर को फेंक दिया। क्लियर हुआ? तो यहां पे यही चीज लिखा हुआ है कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट विलयन के तांबे के विस्थापित कर देता है, ठीक है। तांबे यानी तांबे का मतलब कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। इस कारण जिंक की जो पात्र होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस कारण जो जिंक की पात्र होती है, अरे भैया जिंकवा जाकर के इसमें जाने लगेगा तो पात्र कहां बचेगा रे मेरे भाई, क्षतिग्रस्त का मतलब डैमेज होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा, हरास होने लगेगा, जो भी कह ले, ठीक है। अब वही बात ऊपर में लिखा है कि जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को नहीं रखा जा सकता, उसका कारण यहां बता दिया मैंने, कोई दिक्कत। ये सवाल मेरे हिसाब से मैं दिल से दहाड़ के कह सकता हूं कि ये सवाल आप भूलवा नहीं करोगे, यही बैठ करके कितना रटोगे बताओ ना। अरे भाई 2-3 क्लास आएगा मेरा ऑर्गेनिक का, चिंता मत करो, अभी 2-3 नंबर वाला आ रहा है, ठीक है, फिर बड़े मार्क्स वाला आएगा, और लाइव क्लास में तो आने वाला हूं दहाड़ने, समझ रहे हो, मजा आएगा इस बार। बस आप मेहनत करो जैसे जैसे बता रहा हूं। हाँ ये है कि आप मेरे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि मेहनती हो, और नहीं हो तो मेहनत करोगे, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। कम से कम 10 से 12 घंटे मेहनत करो, अब समय बचा नहीं है। जिस टेक्निक से मेहनत करने के लिए बताया हूं टाइम टेबल के हिसाब से, उसको जरूर फॉलो करो, ठीक है। जिस रूल पे नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर देखो, ठीक है। टाइम टेबल के अनुसार किस तरह से मैनेज करके पढ़ा जाए उस पर मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। अब देखिए यहां पे अनुप्रयोग क्या है, बहुत सिंपल सा चीज है। इसका क्या क्या उपयोग है, तो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है फिनॉल का उपयोग, कीटाणुनाशक के रूप में फिनॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक
के निर्माण में फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण में भूलोगे नहीं करोगे, हम बोल दिए ना, नहीं भूलोगे। जैसे जैसे मैं लेके आता हूं ना, बहुत फालतू की बकवासबाजी मैं नहीं लिखता आंसर में, बहुत ही सटीक चीजें होती है, चिंता मत करो, ठीक है। प्लास्टिक के निर्माण में, औषधि जैसे एस्पिरिन बनाने में, ठीक है, या ये सब भूल जाओ, एस्पिरिन तो बोल देना औषधि के निर्माण में। क्लियर है। फिर कहता है रंग व विस्फोटक पदार्थ बनाने में, रंग कलर को बनाने में भी फिनॉल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और विस्फोटक जैसे पदार्थों को भी बनाने में फिनॉल का इस्तेमाल होता है। समझ आई मेरी बातें? वाह क्या बात है, क्या बात है छोरे, कमाल कर दिता तूने। अब यहां पे देखो अगला प्रश्न, हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। पावरफुल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे शरीर में हार्मोन की क्या भूमिका होती है, तो ध्यान से समझो। कह रहा है कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के को नियंत्रित करता है हार्मोन्स, ठीक है। शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है हार्मोन, पहला चीज, ठीक है। आपका कभी कभी देखते होगे बहुत लड़के लोग बहुत खूंटा जैसा लंबा हो जाता है, और कोनो कोनो बहुत ही बौना हो जाता है, ठीक है। कोनो कोनो का क्या होता है कि हाँ एक याद आया मेरे को, कोई बोल रहा था सर जी आप टोपी उतारिए, अरे मैं टकला नहीं हूं रे, मेरा बाल छोटा इसलिए टोपी पहना हो, ठीक है। आप ऐसा मत समझना यार, मेरा वीडियो देखो थंबनेल में, ठीक है, मेरा बाल है यार, ठीक है, टकला बना दे रहे हो तुम लोग। ऐसा करोगे तो मजा नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है कौन? हार्मोन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लंबाई वाला हार्मोन बहुत तेज बढ़ गया, ठीक है, लंबाई वाला हार्मोन बहुत तेज बढ़ गया तो बहुत लंबा हो जाएगा, खूंटा जैसा खली। समझ? कोनो कोनो का क्या होगा, हार्मोन्स क्या होगा, बहुत ही लो होगा, यानी बौनापन हो जाएगा। लंबाई वाला हार्मोन्स अगर सही से काम नहीं किया, बहुत डाउन हो गया तो कहने का मतलब हार्मोन क्या होता है कि शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अगला चयापचय, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, नाम सुना भी होगा। मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, ठीक है। हाँ, अगला है भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हार्मोन बड़ा इंपैक्ट डालता है, ठीक है, याद रखना, भावनाओं और व्यवहार को भी प्रभावित करता है हार्मोन। फिर अगला है शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो हार्मोन का बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया है कि इसका कार्य अगर पूछा जाए या इसकी भूमिका पूछी जाए, शरीर में इसकी भूमिका क्या है, तो कितना सिंपल सा मैंने बता दिया। शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, हमारे व्यवहार में प्रभाव डालता है, यानी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है हार्मोन। फिर अगला है शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। समझ आई मेरी बातें? अगला है प्रश्न आपका, कह रहा है रोजेनमुंड अपचयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रोजेनमुंड अभिक्रिया अपचयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पता ही है, इसको मैं बताऊंगा नहीं। अब क्यों नहीं बताऊंगा पता है ना, मेरा रिएक्शन वाला पर्सनल वीडियो बन गया है, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं पता है ना, क्योंकि मेरा पर्सनल प्लेलिस्ट है रिएक्शन का, उसमें नेमिंग रिएक्शन में आपको मिल जाएगा सब। रोजेनमुंड अभिक्रिया आपको वहां मिल जाएगा, जाकर के देखोगे तो एकदम इजीली समझ आ जाएगा, बिल्कुल बिना रटाए। तो इसको आप वहां पे जाकर के अगर देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो जाके जरूर देखना, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इतने इजी तरीके से समझा दूंगा कि ये आए चाहे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी आप कर लोगे, ठीक है। ध्यान से समझना, फील करना चीजों को, ठीक है। कह रहा है ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमोएथेन का ब्रोमीन परमाणु जो है वो अधिक क्रियाशील क्यों है? ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन परमाणु तो बेंजीन में भी है, ब्रोमोबेंजीन, और ब्रोमोएथेन यानी एथेन में भी है ब्रोमीन, लेकिन यहां पे बेंजीन वाला जो ब्रोमीन है और यहां पे जो एथेन वाला ब्रोमीन है, तो कह रहा है एथेन में जो ब्रोमीन है वो ज्यादा क्रियाशील क्यों है, किसके मुकाबले? ब्रोमोबेंजीन की तुलना में। ये हमें बताना है। तो आप यहां पे जो भाषणबाजी लिखा है उसकी तरफ न जाके पहले मेरी बात को समझने की पूरी कोशिश करिए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मान लीजिए ए और बी नाम का कोई परमाणु है, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, किसके साथ? सिंगल बॉन्ड के साथ, और वही सेम चीज मैं लिखूं, इस बार डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो अगर कोई पूछे कौन आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो आप कहना सिंगल बॉन्ड वाला आसानी से टूट जाता है, डबल बॉन्ड वाला ज्यादा मजबूती से बंधा होता है, ठीक है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिंगल बॉन्ड को sp3, डबल बॉन्ड को sp2 और ट्रिपल बॉन्ड को sp कहा जाता है, ठीक है। अब आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, कैसे पता चलता है कि कौन क्रियाशील है और कौन ज्यादा क्रियाशील नहीं है? तो उसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझना, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आप ए और बी नाम का चीज डालते हो, ठीक है, ध्यान से समझना। इसी कंटेनर में ए और सी नाम का चीज डालते हो, ठीक है। जब आप ए और बी नाम की चीज को डाले तो बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी से यहां से बी अलग हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। यहां डबल बॉन्ड कर देते हैं और यहां बी लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब इस वाले को डालो तो आसानी से बी अलग नहीं हो पाया। तो अभिक्रिया किसे अच्छा कहोगे? जो आसानी से जल्दी टूट गया,
कम मेहनत में टूट गया। तो जो कम मेहनत में ब्रेक हो जाएगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, वो अधिक क्रियाशील माना जाएगा। उसी तरह यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, ब्रोमो बेंजीन। देखना ना कितना इजी तरीके से समझ आ जाएगा। ये देखो आपके पास हो गया ब्रोमो बेंजीन, ये हो गया बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लग गया ब्रोमीन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक और लिखता हूं, क्या है, ब्रोमो एथेन। एथेन यानी CH3 CH2 और Br, यही होता है ब्रोमो एथेन। देख लीजिए, दो कार्बन को एथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो गया, Br लगा है तो ब्रोमो एथेन। आईपीएससी अगर नहीं पता है तो आप जाकर के मेरा आईपीएससी वाला वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर मैंने समझाया है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये जो ब्रोमीन है ये किससे जुड़ा है, तो आप कहोगे इस वाले कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, पेशेंस के साथ समझना, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कर पाओगे। इस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बनवा को ध्यान से देखा जाए मेरे भैया, तो क्या ये कार्बन किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा है? नहीं ना। तो इसका मतलब कह सकते हो कि जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है वो कार्बन sp3 वाला है, यानी सिंगल बॉन्ड वाला है। कैसा है? सिंगल बॉन्ड वाला है। लेकिन यहां पे जो कार्बन है, पता ही है इस कोने में हर जगह क्या होता है, कार्बन होता है। ये बात तो पता ही है, ये बात तो पता ही है। इस जगह पे जो कार्बन है, इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है। तो क्या ये कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड वाला है? तो कहोगे नहीं सर, यहाँ तो डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे क्या है, sp2 बॉन्ड है। समझ आई मेरी बातें? sp2। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनो, यानी यहाँ पे जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है वो sp2 वाला है। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड वाला। कौन सा? डबल बॉन्ड वाला। और यहाँ पे जो इस वाले जगह पे जो ब्रोमीन जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड वाले के साथ जुड़ा है। किसके साथ? sp3 के साथ। किसके साथ? sp3 के साथ। अब बताओ कौन आसानी से ब्रोमीन निकल जाएगा? तो डबल बॉन्ड वाला आसानी से निकलेगा या सिंगल बॉन्ड वाला? तो आप कहोगे सिंगल बॉन्ड वाला आसानी से टूट करके निकल जाएगा और अच्छे तरीके से अभिक्रिया कर लेगा। यानी कह सकते हैं कि ए वाला sp3 वाला अच्छे से अभिक्रियाशील है और ए क्रियाशील अच्छा नहीं है, मतलब क्रियाशील है लेकिन इसके मुकाबले कम क्रियाशील होगा, क्योंकि इसे टूटने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि sp2 बॉन्ड वाला थोड़ा मजबूती से बंधा होता है। समझ आई मेरी बातें? वही चीज सेम यहाँ भाषणबाजी लिखा है। मुझे पता है, मैं आपकी भावनाओं को फील कर सकता हूं। इन सारी चीजों को मजबूरन आपको रटना पड़ता है, क्योंकि सही ट्रैक आपको दिखाने वाला कोई नहीं है। अब जितनी बात मैंने बताई ना, सीना ठोक के कहता हूं कि अब कुछ भी यहाँ घुमा फिरा के भी दे देगा ना, तो भी आप आसानी से कर लोगे। अरे भाई, ब्रोमोबेंजीन की जगह हो सकता है एग्जाम में क्लोरोबेंजीन दे दे और यहाँ क्लोरोएथेन दे दे, फंसा सकता है कि नहीं? लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए दो तरह का सवाल है। पहला सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमोएथेन का परमाणु जो होता है अधिक क्रियाशील क्यों है। देखिए वही चीज जो मैंने समझाया है, वही भाषणबाजी यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ब्रोमोएथेन में जो कार्बन होता है, ब्रोमीन जो होता है, जो ब्रोमीन होता है जो कार्बन से जुड़ा होता है, वो कैसा होता है? sp3 वाला होता है। ब्रोमोएथेन क्या होता है? sp3 वाला होता है। अभी दिखाया ना मैंने, ब्रोमोएथेन क्या होता है? sp3 वाला होता है, जहां पे ब्रोमीन जुड़ा है जिस कार्बन से। ठीक है, तो कार्बन से जुड़ा होता है, sp3 कार्बन से जुड़ा होता है। जुड़ा होने के कारण कमजोर हो जाता है। जुड़ा होने के कारण sp3 वाला क्या होता है? कमजोर होता है, आसानी से टूट जाएगा। तो जितना ज्यादा कमजोर उतने ही आसानी से टूटेगा, और जितनी आसानी से टूटेगा उतना ही अच्छा क्रियाशील कहलाएगा। अगर वो कमजोर है तो इसका मतलब क्रियाशील खराब नहीं है, जितना ही कमजोर होगा उतना ही अच्छा क्रियाशील होगा। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ पे क्या होगा, sp3 के साथ जुड़ा है इसलिए उसका बॉन्ड क्या होता है? कमजोर होता है, जिसकी वजह से आसानी से वो निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रोमीन परमाणु आसानी से बाहर निकल जाता है। जबकि ब्रोमोबेंजीन में क्या होता है कि जो ब्रोमीन है जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन कैसा होता है? sp2 वाला होता है। कैसा होता है? sp2 वाला होता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस के कारण उसमें अधिकांश द्विबंध प्रकृति आ जाती है, जिससे बंध बड़ा मजबूत हो जाता है। ठीक है, अभी रेजोनेंस वगैरह अगर भूल जाओ तो इतना ही लिख दो, sp2 कार्बन से जुड़ा होता है, जिसके कारण वहां का बंध मजबूत होता है और वो आसानी से नहीं टूट पाता है। क्लियर हुआ? अब यहां पे अगर आप ध्यान दो तो यहां तक सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। ठीक है, अब आगे इसमें एक और सवाल जोड़ दिया है। कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोएथेन पर सोडियम की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए रासायनिक समीकरण में लिख के दिखाता हूं। क्या कह रहा है? ब्रोमोएथेन, ये हो गया C2H5 को एथेन कहते हैं, पता ही होगा आपको। ठीक है, और ये लगा दिया Br, क्योंकि यहाँ पे CH3 CH2 जो है इसको मिला दोगे तो C2H5 ही दिखेगा। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया अगर मैं सोडियम के साथ कराऊं, किसके साथ? सोडियम के साथ, और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब आप बताओ सोडियम पे कितना चार्ज होता है? 1+ चार्ज होता है कि नहीं? ये ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव वाला सोडियम के साथ जुड़ जाएगा NaBr। अभी देखना कितना खतरनाक खेल होने वाला है। ठीक है, अभी इसका काम और इसका काम तो हो गया, लेकिन C2H5 के ऊपर पॉजिटिव है, ये बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस नहीं है। मैं साबित करूं कैसे बैलेंस नहीं है? कार्बन कितने बार? 2 बार।
हाइड्रोजन 5 बार, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। देखो एक बॉन्ड खाली है। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड रखता है? 4 बॉन्ड रखता है। देखो ये कार्बन के पास कितने बंध हैं? 1 2 3 4, 4 बंध से संतुष्ट है। ये वाला देखो 1 2 3, लेकिन चौथा बंध खाली है। इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है, ये अस्थाई नहीं है। इसका मतलब इसे तुरंत किसी न किसी से अभिक्रिया करनी होगी। इसलिए यहाँ पे कोई अभिक्रिया करे, इसके लिए हमें कोई बाहर से कोई चीज तो ला नहीं सकते। इसलिए इसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 बार सोडियम कर देते हैं और यहाँ 2 बार कर देते हैं। इससे यह होगा कि यहाँ 2 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम 2 बार हो गया, अब ब्रोमीन भी 2 बार हो गया। क्लियर हो? उनका काम खत्म। और ये जो था अकेला, अब ये अकेला क्या बार हो गया? दुकेला हो गया। दुकेला का मतलब होता है 2 बार हो गया। कितने बार हो गया? 2 बार। और ये आपस में ही जुड़ जाएंगे, ये आपस में ही जुड़ जाएंगे और जुड़ करके क्या बना लेंगे? सी 4 बार। देख लो सी कितने बार? 4 बार। और एच कितने बार हो जाएगा? 10 बार। अब बताओ क्लियर हुआ? तो यही अभिक्रिया है। यही अभिक्रिया आपको रटाने के बजाय सिखा दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो अभिक्रिया लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब अभिक्रिया रटाते हैं लोग। बच्चों यहाँ पे ऐसा था, वैसा है, वैसा हो गया, लेकिन कोई नहीं बताता क्यों हुआ। अभी मैंने यहाँ पे 2 क्यों लगाया, 2 तक का जवाब दे दिया। यहाँ 2 क्यों लगाया, उस तक का जवाब दिया। तब रटना नहीं पड़ता मेरा रिएक्शन। आप जाके अभिक्रिया वाले प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना, तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप जरूर देखो, वक्त नहीं है, प्लेलिस्ट को फॉलो करना शुरू कर दो मेरे भाई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाह लाजवाब क्वेश्चन, क्या बात है छोरे, क्वेश्चन तो लाजवाब है। कह रहा है एमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। एमीन का एक एक उदाहरण देकर के समझाइए। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन को समझें उससे पहले आपको बता देता हूं एमीन क्या होता है। ठीक है, ये भाषणबाजी बाद में करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले हम फील करेंगे एमीन क्या होता है। अमोनिया जानते हो? एमीन जो होता है अमोनिया से ही बनता है। अमोनिया NH3। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। अभी जो अमोनिया है ना मेरे भैया, कितने बार एच है? 3 बार एच है। ठीक है, अभी जो NH3 है, वैसे ऐसे लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको बुक में देखोगे तो ऐसा दिखता है, थोड़ा सा इस तरह से। अच्छा बताओ ये बॉन्ड क्यों झुका होता है? क्योंकि लोन पेयर है ना, लोन पेयर प्रतिकर्षित कर देता है इसको, बॉन्ड को, इसलिए झुका होता है। ठीक है, ये तो बात की बात है। ठीक है, आपको 11th क्लास में ही नॉलेज मिल जाता है। अभी फिलहाल मैं ऐसे लिखा हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो अमोनिया है जिसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। अगर हाइड्रोजन को यहां से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, अगर कोई हाइड्रोजन को यहां से हटा दे, अमोनिया कहता है कि भाई अगर हाइड्रोजन को मेरे यहां से किसी ने हटा दिया तो मैं अमोनिया से एमीन बन जाऊंगा। अमोनिया से क्या बन जाऊंगा? एमीन बन जाऊंगा। और इसे हटाने का दम रखता है 2 लोग। हाइड्रोजन को हटाने का दम रखता है 2 लोग। एक है एल्किल हैलाइड, आर को क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। और बेंजीन अगर आकर के हटाए तो एरोमेटिक, एरोमेटिक यानी एरिल हैलाइड। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें तो मैंने बता रखा है बहुत पहले ही। ठीक है, तो अगर आर इस हाइड्रोजन को हटा दिया तो हटाने के बाद कैसा दिखेगा? आर चाहे ए आर कुछ भी, अगर हटा दिया, आप कहोगे क्यों हटाएगा? क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, ये ज्यादा 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 रिएक्टिव होगा तो कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे खाली बॉन्ड हो गया। ठीक है, मान लो इसने क्या किया? हटाया, और ये क्या हो गया? खाली हो गया। तो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने के बाद जो बनने वाला जो व्युत्पन्न होगा, इसे व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, अमोनिया का व्युत्पन्न, अमोनिया का व्युत्पन्न, इसे ही एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही एमीन कहते हैं। अब मेरी बात को जरा तनी ध्यान से सुनिएगा जी, सुनिएगा जी। ए जी, क्या जी? ए जी सुनिए ना, कि अगर हमारे पास इस तरह से है, ठीक है, पूरा लगा देता हूं। अब इसको हटाने के लिए कौन आया? आर। तो आर आएगा तो कुछ लेके आएगा, आर एक्स। मान लीजिए आर एक्स के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आर क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके हाइड्रोजन हाइलाइड बाहर निकल जाएगा। माइनस का भी इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया से वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? आपके पास ग्रुप बचा है एन एच एच, यहाँ पे आर आके जुड़ गया। अब यहाँ पे एक एच केवल हटा है ना, कितना? एक एच हटा है, तो ये 1 डिग्री कहलाएगा, यानी प्राथमिक एमीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राथमिक एमीन, यानी 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। समझ आए मेरी बातें? यहां तक क्लियर हुआ? उसी तरह अब मैं आगे न भी बोलूं ना तो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी होता है। आप विजय सर के स्टूडेंट हो, आपको पता है ना कि मैं हिंट दूंगा आप पकड़ लोगे। यही पढ़ाई में अच्छी मजा आता है। इसी को कहते हैं असली पढ़ाई, कि टीचर के लिखने से पहले स्टूडेंट को पता हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। अब जान रहे हो आप कि मेरे पास जो ये दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है प्राथमिक एमीन, इसमें अगर एक बार और रिएक्शन करा दे आर एक्स का, तो ये जो आर है फिर से अटैक करेगा और किसी हाइड्रोजन को हटा देगा। हाइड्रोजन को हटाएगा जब,
तो आर तो एक पहले से था, अब एक हाइड्रोजन हटाया तो एक आर और आके जुड़ गया, और जो हाइड्रोजन हटा ये एक्स के साथ क्या हो जाएगा, बाहर रे बाहर, बाहर निकल गया। क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इस नाइट्रोजन के पास कितने कार्बन आ चुके हैं, एक कार्बन दो कार्बन। आर को याद रखना, आर को या तो आप CH3 बोलो या C2H5 बोलो, और एरोमेटिक का सबसे मस्त उदाहरण है C6H6 बेंजीन, सबसे मस्त एरोमेटिक है इसे, इसीलिए एरिल भी कहते हैं। समझ आई मेरी बातें? अब यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं? अब इसके बाद हिंट देने की जरूरत है नहीं दोस्तों, यहां का जैसे ही एक हाइड्रोजन और निकलेगा, यानी कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो इसे तृतीयक एमीन कहा जाएगा। अब बताओ यहां तक समझ आया ना? अब देखो इसका डेफिनेशन एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस भरपूर है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है एमीन किसे कहते हैं, यही पूछा था ना, तो मैंने क्या बोला था कि अमोनिया से अगर हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, देखो क्या लिखा है, अमोनिया के एल्किल और एरिल व्युत्पन्नों को, अमोनिया का जो एल्किल व्युत्पन्न, अब अमोनिया के साथ अगर आर जुड़ रहा है तो क्या है, एल्किल व्युत्पन्न है, और अगर अमोनिया के साथ आर की जगह एरोमेटिक यानी बेंजीन जुड़ रहा है तो एरिल व्युत्पन्न है। तो अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्नों को ही एमीन कहा जाता है। सिंपल से शब्द में क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे थोड़ा सा लिख दिया है कि अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल समूह क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, यानी निकाल देता है। वही बात जो मैंने ठेठ भाषा में बोला, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक एमीन कैसे बना, द्वितीयक एमीन कैसे बना, तृतीयक एमीन कैसे बना, मैंने समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने कहीं रटाने की कोशिश नहीं किया है। अब तो खुश हो ना? अब यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो अगला सवाल देखो कितना इजीली समझ आएगा। यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बेंजिल एल्कोहल की संरचना सूत्र लिखिए, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल की संरचना। अब बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है मैं समझाता हूं, पहले अगर आप ध्यान से समझो। अगर एल्कोहल पे, अगर बेंजीन पे डायरेक्ट OH यानी अल्कोहल ग्रुप आकर के जुड़ जाए, OH अल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है। अगर OH डायरेक्ट अगर बेंजीन पे आके जुड़ जाए तो याद रखो ये फिनॉल हो जाएगा, सीधे सीधे इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर है। लेकिन अगर ये OH डायरेक्ट, जो हाइड्रोक्सिल समूह भी कहते हैं, इसे हाइड्रोक्सी समूह भी कहते हैं, अगर ये OH सीधे ना आकर के इसके बाद जैसे कि CH2 हो और इसके पास OH अगर जुड़ जाए इस तरह से, समझ रहे हो? अब देखो ये OH डायरेक्ट यहां पे जाकर के कनेक्ट नहीं हुआ बेंजीन के साथ, समझ रहे हो? तो इस तरह की बनी हुई संरचना को ही क्या कहा जाता है, बेंजिलिक अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेंजिलिक अल्कोहल। अभी कह रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बेंजिलिक अल्कोहल क्या है, तो आप यहां पे ध्यान से देखो। अगर जो अभी मैंने लिखा है ये प्राथमिक है, अभी जो मैंने लिखा है क्या है, प्राथमिक है मेरे भाई, क्या है, प्राथमिक। अब आप कहोगे कैसे, मैं साबित करता हूं। देखो यहाँ पे ये हो गया बेंजीन, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH। अब यही चीज अगर क्या कहते हैं यहाँ पे, यहां से आप नहीं समझ पाओगे, ठीक ना, जब तक मैं आपको तोड़ करके डिकोड करके ना बताऊं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे बेंजीन मैंने बनाया इस तरह से, ठीक है, ये देखो बेंजीन बन गया। अब यहाँ पे मैंने CH3 लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया CH3 कुछ, और यहाँ मैंने OH लगा दिया कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए ये हो गया बेंजीन, ये हो गया CH। पर देखिए आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। प्राथमिक का मतलब होता है कि एक बार कार्बन, बेंजीन को छोड़ करके एक बार एक्स्ट्रा कार्बन, तो प्राथमिक बेंजिलिक अल्कोहल। अगर यहाँ पे 2 बार मैं इस तरह से कर दूं, जैसे मान लो CH2 कर दूं और यहाँ CH3 कर दूं, ठीक है, और जैसे ही यहाँ OH जोड़ूंगा तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा बैलेंस करने के लिए। तो अभी जो दिख रहा है यहाँ OH जो जुड़ा है, OH जो जुड़ा है, मेरी बात सुनो ध्यान से, OH जो जुड़ा है आपको पता है जिस कार्बन पे जुड़ा है, इस कार्बन पे जुड़ा है, ठीक है। इस कार्बन को छोड़ करके इस कार्बन के अलावा और कितने कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ पे है, तो 2 है ना, तो इसे बोलते हैं द्वितीयक बेंजिलिक अल्कोहल कहते हैं। अब एक और चीज सुनो, जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह से बना हो, यहाँ कार्बन हो, यहाँ CH3 हो, यहाँ भी मान लो CH3 हो, और यहाँ OH हो गया। अब बताओ OH जो है किस कार्बन से जुड़ा है, तो कहोगे इस वाले कार्बन से जुड़ा है। किस वाले कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है। अब इस कार्बन को छोड़ करके और एक्स्ट्रा कितने कार्बन है, तो आप कहोगे एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, और ये वाली लाइन जहां पे जाकर के जुड़ी है यहाँ भी कार्बन ही होता है, यानी इस कार्बन से OH जुड़ा है। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है, ये OH किस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से। तो तुम्हें देखना है कि इस कार्बन के अगल बगल में कितने एक्स्ट्रा और कार्बन है। तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, और तीसरा कार्बन बेंजीन वाला है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे बेंजिलिक अल्कोहल, लेकिन तृतीयक बेंजिलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तृतीयक, 3 डिग्री। और यहाँ पे क्या है कि जिस कार्बन के पास OH है, इस वाले कार्बन के पास OH है,
तो इस कार्बन के अगल बगल कितने कार्बन हैं, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ पे, जिनमें से एक बेंजीन है, इसलिए इसे बोला जाएगा बेंजिलिक अल्कोहल। बट यहाँ पे इस कार्बन को छोड़ दिया जाए जिस कार्बन से OH जुड़ा है, इसके अलावा कितने और कार्बन है, एक यहाँ है और एक इस जगह पे है, ठीक है, जिसमें से ये बेंजीन है, तो इसे बोला जाएगा द्वितीयक बेंजिलिक अल्कोहल। क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूँ समझते जाओ। क्लियर हुआ ना? अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो ऐसे समझो कि सीधी सी बात है, हमें डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जोड़ना है OH को, बस यहाँ एक कार्बन रखना है, ठीक है, और यहाँ हमें OH जोड़ देना है, ठीक है। अभी अकेला अगर रहेगा ये तो क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज सेम मैंने लिखा, यहाँ कार्बन एक हमेशा रखना और यहाँ OH जोड़ना है, अगर इसके अलावा एक कार्बन और हमें एक्स्ट्रा ले लें CH3, अब यहाँ बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन लगाओगे ना, तो इसे बोलेंगे द्वितीयक। अगर यहीं पे हम इस तरह से ले लें, इस तरह से यहाँ कार्बन रखा, यहाँ OH लगाया, एक यहाँ पे ले लें और एक यहाँ पे ले लें, तो इसे बोलेंगे तृतीयक। कितना बोलेंगे? तृतीयक। ऐसे नहीं समझ रहे होता, ऐसे समझ लो, हाँ, 3 कार्बन तृतीयक, 2 कार्बन द्वितीयक, 1 कार्बन प्राथमिक, ऐसे भी समझ लो जैसे तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। रूल भी बता दिया मैंने और हिंट भी दे दिया मैंने। तो अब बताओ, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या आसानी से कर पाओगे? अब तुम सोच रहे होगे सर यहाँ पे ऐसे लिखा है तो क्या मुझे ऐसे लिखना होगा एग्जाम में? आपको एक बात बता दूं जानकारी के लिए, खुश हो जाओगे कि इससे ज्यादा बेहतर ये रहेगा लिखना। समझ लो, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ, यही तो काम है मेरा, कि मैं रटाता नहीं, कि जो एग्जैक्टली वही चीज पढ़ दूं और आपका काम हो जाए। तब क्या होगा पढ़ाने का मतलब, समझ रहे हो? तब आप वीडियो देखने क्या मतलब, उससे अच्छा आप रट ना लो, ठीक है। तो फील हो रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन शाखन यानी शाखा, ब्रांच, ठीक है, बढ़ाने पर कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? ध्यान से समझो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई अल्कोहल ग्रुप ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस तरह से ले लेता हूं, ठीक है, इस तरह से OH लिया, ठीक है। अब इसका क्वथनांक अगर कोई पूछे, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, अब यहाँ पे एक कार्बन और मैं एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूं। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3, मैं सीधे सीधे एक कार्बन बढ़ा देता हूं, लो, एक कार्बन और बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखा जाए तो कार्बन की संख्या 3 थी, अब कितनी हो गई? 1 2 3 4 हो गई। एक और बढ़ा देता हूं, 5 हो जाएगी। अगर सीधे सीधे बढ़ा रहा हूं तो क्वथनांक बढ़ता जाएगा। सीधे सीधे बढ़ाने पर क्या होगा? इसका क्वथनांक बढ़ता जाता है। उसका कारण क्या? देखो, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाने पर अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। अणुओं के बीच क्या हो जाता है? आकर्षण बल बढ़ने का मतलब होता है बड़ी मजबूत हो जाता है, और मजबूत हो जाएंगे तो उन्हें उबलने के लिए, उबलने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का मतलब उबलना, बॉयल होना, ठीक है। तो उबलने के लिए उन्हें क्या होगा? उनके अणुओं को दूर जाना पड़ेगा। दूर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे तुम कार्बन बढ़ाते जाओगे, इसे उबालने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब होता है कि कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे तो क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ साफ साफ हो गया कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या इंक्रीज होगी, वैसे इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। समझ आए मेरी बातें? यहां तक समझ गया ना? लेकिन यहीं पे अगर मैं ब्रांच बढ़ाऊं, इस तरह से ब्रांच बढ़ाने लगूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो CH3, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, इसी तरह का एग्जाम में आता है, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप तैयार करोगे तो आपका अच्छा खासा। इस तरह से अगर मैं ब्रांच बढ़ाने लगूं, क्या बढ़ाने लगूं? ब्रांच इस तरह से बढ़ाने लगूं, क्या बढ़ाने लगूं दोस्तों? ब्रांच बढ़ाने लगूंगा तो क्या होगा? ये सिकुड़ जाता है। समझ आए मेरी बात? यहाँ पे अगर देखोगे, शाखन बढ़ाने पर अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है, अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है, जिसकी वजह से आकर्षण बल कम हो जाता है, और आकर्षण बल कम हो जाएगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ आए मेरी बातें? आकर्षण बल कम होने की वजह से क्या होगा? क्वथनांक घट जाता है। तो साफ साफ संदेश आपको दे दिया मैंने कि अगर डायरेक्टली अगर कार्बन बढ़ रहा है तो क्वथनांक बढ़ेगा, और शाखा के रूप में अगर बढ़ रहा है, बढ़ाते जाओगे तो उसका क्वथनांक घट जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक आगे बढ़ते हैं। ये सब नहीं भूलोगे, अब आएगा एग्जाम में ना, भूलोगे ही नहीं। जिस हिसाब से मैं समझाता हूँ ना, सीधे दिमाग में, नसों में उतर आता है। अब ध्यान से समझो, RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी अलग से पूछा जा सकता है 2 नंबर में, ठीक है। RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? RNA जो है, इसका पहले फुल फॉर्म एक लाइन में लिख देना कि RNA जो होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, एकल सूत्री न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? एकल सूत्रिक न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें राइबोस शर्करा और यूरेसिल क्षार पाया जाता है। इसमें राइबोस शर्करा और यूरेसिल क्षार पाया जाता है। RNA प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। RNA क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और DNA तो पता ही होगा, आनुवंशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। आनुवंशिक सूचना को आप समझ रहे हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, ठीक है, तो उसको क्या करता है?
राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है डीएनए। लेकिन यहाँ पे डीएनए हमें बताना नहीं, हमें आरएनए की बात करनी है। तो यहाँ तक आपको जब भी आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा, इतना सिंपल सा चीज लिख देना कि आरएनए जो होता है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। उसका पूरा नाम राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है। ये एकल सूत्री न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें राइबोस शर्करा तथा यूरेसिल क्षार पाया जाता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है। आरएनए क्या होता है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। और डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए जो होता है आनुवंशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाता है। दैट्स ऑल, क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न आप खुद ही देख रहे होगे, पहचान भी रहे होगे, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है हेलो एल्केन के विलोपन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देकर के अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझो हेलो एल्केन होता क्या है। एल्केन का मतलब होता है एल्किल ग्रुप आर, आर के साथ हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलो एल्केन। अगर इसी के साथ अगर मान लो सपोज दैट KOH की अभिक्रिया करा दी जाए, किसकी अभिक्रिया करा दी जाए? KOH की। तो अगर वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? वो जगह चेंज करते हैं। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं लोग? जगह चेंज करते हैं। ध्यान से समझना, ये OH जो है X के जगह पे आ जाएगा और X जो है OH के जगह पे चला जाएगा। समझ आई मेरी बातें? बस थोड़ा साइज चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ROH हो जाएगा, अल्कोहल बना लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? KX हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान उदाहरण के तौर पे ब्रोमो एथेन लिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे KOH की अभिक्रिया कराई गई है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रोमीन और K चले गए साथ में। समझ आई मेरी बातें? या ऐसे भी कह सकते हो, देखो OH जो है इसके पास आ गया और ब्रोमीन उसी के पास चला गया जहां पे OH था। तो इसे बोला जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे लिखा है कि एक परमाणु या समूह जो होता है वो स्थान पर दूसरे परमाणु या समूह पर आ जाता है, ठीक है। यानी एक परमाणु का स्थान पर दूसरा वाला आ जाता है और दूसरे वाले पे पहला वाला चला जाता है, ठीक है। ये उदाहरण हो गया। विलोपन में क्या होता है? कह रहा है विलोपन में जो विलोपन अभिक्रिया क्या होता है? देखो बहुत ही सटीक, बहुत बेहतर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। विलोपन अभिक्रिया क्या होता है? ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ जो दिया है अभिक्रिया सेम दिख रहा है लेकिन आया कुछ और है, ठीक है। तो विलोपन में क्या होता है समझाता हूँ। इसे मैं तोड़ के लिखता हूँ। क्या है? C 2 बार है, ये देखो C 2 बार है। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना दोस्तों, ठीक है। कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है। ये देखो क्लियर हुआ। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ Br लगा देते हैं, ब्रोमीन, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, विलोपन अभिक्रिया में होता क्या है मेरे भाई। विलोपन अभिक्रिया बहुत सिंपल है। पहले क्या होता है, यहाँ पे HBr अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HBr अलग हो जाएगा। और HBr अलग होने की वजह से क्या होगा, ये जो सिंगल बॉन्ड था, ये एक बॉन्ड यहाँ खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ खाली हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन जाता कहाँ है? तो ध्यान से समझो, ये जो KOH है ये ब्रेक होता है। K तो पता ही है आपको किसके साथ जुड़ेगा? ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। तो KBr बना लेता है। और आपके पास क्या है बचा? यहाँ OH और यहाँ पे H बचा है। ये बात आप 10th क्लास से सुनते आ रहे होगे। H और OH मिलता है कभी भी तो क्या बनाता है? वाटर यानी पानी बनाता है, ठीक है। इसे ही बोला जाता है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन का मतलब होता है यहाँ से विलुप्त होकर के ये दोनों, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन ग्रुप, वो हट जाते हैं और वहां डबल बॉन्ड बन जाता है। इसे ही बोला जाता है विलोपन अभिक्रिया। सिंपल सा था। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात मानो, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगले प्रश्न पे अगर चले तो कह रहा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इसकी संरचना लिखनी है, ठीक है। इसकी संरचना लिखनी है। तो सबसे पहले आप समझो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है। फिनॉल के बारे में बताया ना कि अगर बेंजीन पे डायरेक्ट आकर के OH अगर जुड़ जाए, बेंजीन पे अगर डायरेक्ट आकर के जुड़ जा रहा है कौन? OH, तो क्या होगा? फिनॉल होगा। क्या होगा? फिनॉल होगा। और अगर OH एक ठो है केवल, तो इसे बोला जाएगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या बोला जाएगा? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब बताओ समझ आई मेरी बातें? मोनोहाइड्रिक फिनॉल का मतलब जिसमें OH समूह सीधा बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है। और कितना? एक OH समूह अगर बेंजीन के वलय के कार्बन पे सीधे आकर के जुड़ जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहा जाता है। क्लियर हुआ। डाईहाइड्रिक फिनॉल क्या है? जब यहाँ पे जो बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय के दो कार्बन पे दो OH आकर के जुड़ जाए। एक OH मान लो यहां जुड़ गया और एक OH यहां, यानी एक ही बेंजीन पे दो बार OH जुड़े। एक ही बेंजीन पे देखो दो OH समूह सीधे बेंजीन वलय के दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग कार्बनों पे आकर के जुड़ जाए तो उसे बोला जाता है डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल कितना सिंपल है, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक में नहीं भी बोलूंगा तो समझ गए होगे। मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अगर इस तरह से 3 बार OH अगर आकर के जुड़ जा रहा है इस तरह से तो इसे क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ईमानदारी से बताओ, दिल से बताओ, समझ आया या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात मानो क्लियर हुआ। अरे भाई बताया ना, हर एक चीज क्लियर करा दूंगा। अगला है अल्कोहल और फिनॉल
की जल में विलयता का कारण स्पष्ट कीजिए। ये भी डायमंड क्वेश्चन है अल्कोहल और फिनॉल की जल में विलयता का कारण बताइए। यानी ये खुद ही कह दे रहा है सवाल में कि अल्कोहल और फिनॉल जो है वो जल में विलय है, घुलनशील है, तो इसकी घुलनशीलता विलयता का कारण क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। फिनॉल के बारे में बता ही दिया हूं, फिनॉल कैसा होता है, कुछ इस तरह का। फिनॉल पे क्या होता है, डायरेक्ट OH आकर के जुड़ जाता है। और जो अल्कोहल ग्रुप होता है क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2, इस तरह से मैंने OH लिया है, ठीक है। ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिनॉल में भी OH है और अल्कोहल में भी क्या है, OH है। इन दोनों OH की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है। पानी में जैसे ही ये डाला जाता है तो OH के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है। हाइड्रोजन बंध बनने का मतलब होता है कि वो जल में घुलनशील है। हाइड्रोजन बंध न बनने का मतलब जल में घुलनशील नहीं है। तो ये जल में घुलनशील भी है, जल में घुलनशील भी है। लेकिन दिक्कत क्या है, ध्यान से समझना। ये जो होता है फिनॉल के मुकाबले क्या होता है, ये बहुत ही छोटा अणु माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो बहुत ही मजबूती से, बड़ा ही प्रभावी रूप से बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्या होता है, छोटा होने के कारण इसका हाइड्रोजन बंध बहुत ही मजबूती से बनता है। और फिनॉल में क्या होता है, ऐसा नहीं हो पाता है। घुलनशील तो दोनों है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा घुलनशील माना जाएगा और ये इसके मुकाबले कम घुलनशील माना जाता है। यही कारण है, यहां पे आप देख सकते हो वही चीज लिखा गया है कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों में OH समूह उपस्थित होता है। बिल्कुल सही यहां तक। फिर उसके बाद यह समूह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। जल के अणुओं के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण ये जल में घुल जाते हैं, जिसके कारण ये जल में घुल जाते हैं। अब यहाँ पे अल्कोहल के बारे में कुछ कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है, याद रखना ये अल्कोहल नहीं है, फिनॉल है, ठीक है, और ये अल्कोहल ये है। तो कह रहा है अल्कोहल में एल्किल समूह, एल्किल का मतलब बता दिया हूं, R, समझ रहे हो। एल्किल समूह छोटा होने के कारण, एल्किल समूह छोटा होने के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बंध प्रभावी, प्रभावी का मतलब होता है मजबूत होता है, जिसके वजह से अल्कोहल जो होता है, चाहे वो मेथेनॉल है, एथेनॉल हो, जल में अधिक विलय हो जाते हैं, समझ रहे हो। जबकि फिनॉल ऐसा नहीं हो पाता है। फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन वाला होता है। फिनॉल में क्या होता है, इस तरह से बेंजीन वाला होता है, बेंजीन होता है। और बेंजीन होने के कारण क्या होता है, अध्रुवी भाग जो होता है बढ़ जाता है, जिससे इसका जल में विलयता अल्कोहल की तुलना में कम होता है, ठीक है। ये भाषणबाजी, अगर यहाँ पे जो दिख रहा है ध्रुवीय अध्रुवी, इतना नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैं कारण बताया वो आप लिख देना, उतना हो जाएगा आपका। समझ आया, मजा आया ना, कोई दिक्कत अब दिमाग से निकलेगा ही नहीं, समझ रहे हो। अल्कोहल और फिनॉल जल में क्यों घुलनशील है, अब समझ जाओगे, क्लियरली समझ जाओगे। अब आती है बारी अगले प्रश्न की। एंजाइम को परिभाषित कीजिए, इसकी क्रियाविधि लिखिए, ठीक है। याद रखना डायमंड क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोटीन हो, एंजाइम हो, विटामिन, ठीक है, इन पे क्वेश्चन आना ही आना है, कोई रोक ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो ध्यान से समझो एंजाइम क्या है, एंजाइम को परिभाषा, एंजाइम की परिभाषा समझो। कह रहा है एंजाइम जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न जैव उत्प्रेरक होता है, ठीक है। अब कैटलिस्ट का मतलब समझ रहे हो ना भाई, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट माना जाता है एंजाइम को। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया करते हैं हम लोग, A+B बराबर जब C बनता है, तो जब अभिक्रिया अच्छे से नहीं हो पाती है, अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो, उसके लिए क्या करते हो, ऊपर में उत्प्रेरक रखते हो कि नहीं। उसी तरह एंजाइम काम करता है, उसी तरह एंजाइम काम करता है हमारे जैविक क्रियाओं में। समझ आई मेरी बातें। तो जैविक उत्प्रेरक होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देता है, जो शरीर के अंदर हो रही होती है, ठीक है। और ये स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। और उत्प्रेरक के बारे में तो बहुत पहले भी बता दिया हूं कि उत्प्रेरक का काम होता है रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराना, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेना, ठीक है। ये बात याद रहेगा। फिर अगला पॉइंट आता है, ध्यान से समझना। यहां तक क्लियर हो गया परिभाषा। अब ध्यान से समझो, इसकी क्रियाविधि को समझो। एंजाइम की क्रियाविधि याद रखो, ताला चाबी मॉडल यानी लॉक एंड की मॉडल द्वारा समझाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर शब्द है, आपको लग रहा होगा ऐसे ही उठा दिया गया है, बहुत ही पॉपुलर शब्द है, ठीक है। फिर कहता है एंजाइम के सक्रिय स्थान पर सबस्ट्रेट जुड़ा होता है, ठीक है। फिर आगे कहता है एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बनाता है। फिर तीसरे में आओगे तो अभिक्रिया पूर्ण होने पर उत्पाद बना लेता है। अभिक्रिया पूर्ण होने पर क्या बना लेता है, उत्पाद बना लेता है। एंजाइम मुक्त होकर पुनः कार्य करने योग्य हो जाता है। एंजाइम जैसे मुक्त होता है फिर वही चीज रिपीट करता है। समझ आई मेरी बातें। इसी तरह से अगला प्रश्न अगर आप देखोगे तो कह रहा है एल्डिहाइड कीटोन में भेद करने हेतु दो रासायनिक परीक्षण लिखिए, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए कि एल्डिहाइड है या कीटोन, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे। ल्यूकोस परीक्षण का काम होता है, देखो ये मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या कहते हैं एक पदार्थ है, ठीक है। अब मेरे हाथ में यहाँ पे ल्यूकोस अभिकर्मक है। इस पदार्थ की अभिक्रिया ल्यूकोस अभिकर्मक के साथ करा दिया जाए, ल्यूकोस अभिकर्मक के साथ करा दिया जाए, तो अगर रजत दर्पण बन गया सिल्वर का,
समझ रहे हो, जिसे सिल्वर मिरर भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, सिल्वर यानी एजी रे मेरे भाई, ठीक है। रजत दर्पण अगर बन गया तो इसका मतलब जो तुमने मिलाया था ये एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। अगर ये कीटोन हुआ तो अभिक्रिया होगा ही नहीं, रजत दर्पण बनेगा ही नहीं। ये है ल्यूकोस परीक्षण, ठीक है। उसी तरह सेम फेहलिंग विलियन में होता है। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले कह रहा है एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने हेतु दो रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो याद रखना अलग से भी ल्यूकोस परीक्षण मैंने समझाया है, ठीक है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है, ध्यान से समझो। एल्डिहाइड सिल्वर मिरर देता है। अगर एल्डिहाइड है, ल्यूकोस परीक्षण के अंदर अगर एल्डिहाइड है तो क्या बनाएगा? रजत दर्पण बनाएगा, रजत दर्पण बनाएगा, यानी सिल्वर मिरर देगा। जबकि कीटोन ऐसा नहीं कर पाता, जबकि कीटोन ऐसा नहीं कर पाता। जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, रिएक्शन दिया है आपका, ये क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। रिएक्शन के बाद क्या होगा? यहां पे एजी जरूर देखने को मिलेगा। रिएक्शन के बाद क्या देखने को मिलेगा? एजी 100% देखने को जरूर मिलेगा। तुम्हारा ल्यूकोस अभिकर्मक है, ये जो तुम्हारा ल्यूकोस अभिकर्मक है, इसका अगर कीटोन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ऐसा होगा ही नहीं, अभिक्रिया होगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा। समझ रहे हो? जबकि कीटोन के साथ ऐसा नहीं होता है। अगला कह रहा है फेहलिंग विलियन। अगला परीक्षण क्या है? फेहलिंग विलियन। एल्डिहाइड लाल अवक्षेप देता है। फेहलिंग विलियन में क्या करता है? लाल रंग का अवक्षेप देता है। लाल रंग का क्या देता है बच्चा? अवक्षेप देता है। लेकिन कीटोन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, लेकिन कीटोन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल प्राप्त करने की क्रिया विधि, प्राप्त करने की विधि समझाइए। बहुत ही सटीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2025 में पूछा गया प्रश्न, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां करना क्या है। मैं जो समझा रहा हूं एक बार अच्छे से रिएक्शन को समझ गए तो पूरा खेल पलट दोगे, बहुत ही इजी लगेगा। सबसे पहले समझो, सबसे पहले ये समझ लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक आपका एल्किल ग्रुप होना चाहिए, सुनते जाओ, बीच में मैग्नीशियम हो और किनारे हाइड्रोजन ग्रुप हो। हाइड्रोजन का मतलब समझ रहे हो ना? एक्स का मतलब होता है चाहे क्लोरीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, कुछ भी हो सकता है। आर का मतलब बता ही दिया है मैंने। इसको ही बोला जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोला जाता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अभी कह रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल बनाना है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल बनाना है। तो कैसे बनता है ध्यान से समझो। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ याद रखना किसकी अभिक्रिया कराई जाती है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ मेरे भैया क्रिया कराई जाती है कार्बोलिन ग्रुप की, ठीक है। आपको बता ही चुका हूं, यहाँ पे अगर डबल आर हो गया तो कीटोन हो गया, एक आर है और एक एच एल्डिहाइड हो गया, दो एच हो गया तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इस तरह से आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिया गया है। यहाँ पे ये जो लिया गया है ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर आपको प्राथमिक एल्कोहल बनाना है तो आपको अभिक्रिया कराना होगा फॉर्मेल्डिहाइड की। क्या कराना होगा दोस्तों? अभिक्रिया कराना होगा फॉर्मेल्डिहाइड की। यानी फॉर्मेल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत ही इजी लगेगा, देखना ना। दोनों तरफ अगर एच लगा दिया जाए फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब सुनते जाओ मेरी बात को, बड़ा मजा आएगा। एक रिएक्शन समझ गए तो दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा और रटना तो नहीं पड़ेगा। जैसे कह रहा हूं समझो, याद रखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करा के अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो कार्बोलिन की ही अभिक्रिया करानी होगी। किसकी? कार्बोलिन की ही अभिक्रिया करानी होगी। चाहे वो आपका एल्डिहाइड हो, चाहे आपका कीटोन हो, चाहे आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो, इन्हीं सब से अभिक्रिया करा करके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। कैसे? देखो पहले आप, ये हो गया, मैंने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। अब आप ध्यान दो, हम क्या कराने वाले हैं? आपका अभिक्रिया कराने वाले हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ठीक है। अब ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रहा है? ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। किसकी उपस्थिति में? ईथर की अभिक्रिया में। 2 स्टेप में खत्म हो जाता है रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको बहुत लोग फंसा के समझाते हैं, कंफ्यूज करके, लेकिन आप बताना यहाँ पे समझने के बाद कि आपको कंफ्यूज हुआ या नहीं। कभी भी मेरे भाई कार्बोलिन, अब कार्बोलिन का मतलब समझी गए हो, कार्बोलिन ग्रुप कई बार बता चुका मैं। कार्बोलिन ग्रुप से जब भी आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया करेगा तो यहां से आर ब्रेक हो जाएगा, समझ रहे हो, और यहां से आर निकलेगा। जैसे ही यहां से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, आर निकलने का मतलब हुआ डबल बॉन्ड का टूट जाना। आर निकलने का मतलब डबल बॉन्ड का टूट जाना। अब टूटने के बाद क्या होगा ध्यान से समझना। एच था, एच था, यहां पे डबल बॉन्ड था, टूट गया तो एक बॉन्ड खाली हो गया और ये ओ बचा। अब ओ डबल बॉन्ड के साथ हमेशा रहता है, तो ये यहां से जो आर निकला वो आर यहां आकर के जुड़ जाता है, और जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ये बचे हुए Mg(X) के साथ जुड़ जाता है। समझ आई मेरी बात? यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट लिखा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज जो लिखा है इसे देख के आप बुक में कंफ्यूज हो जाओगे क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे समझो कैसे मैंने किया। बॉन्ड टूटा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन को हर हालत में डबल बॉन्ड चाहिए, तो
तो देखो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ए और एक बॉन्ड ए Mgx आकर के जुड़ गया, ठीक है। और जो R निकला हुआ था वो कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो बॉन्ड टूटने की वजह से एक बॉन्ड खाली हो गया, तो यहाँ पे R आकर के जुड़ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो R आकर के तुरंत जुड़ जाएगा वहां पे, और ऑक्सीजन जो था ये बचे हुए चीजों से जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? अब जब इतना हो जाएगा तो इसकी अभिक्रिया वाटर के साथ करा दी जाएगी, पानी के साथ हाइड्रोजन H+ की उपस्थिति में, ठीक है। अब जैसे ही इसकी अभिक्रिया कराओगे तो ध्यान से सुनना मेरी बात, आराम से मेरे भाई, बहुत इजी लगेगा आपको, जैसे मैं बता रहा हूं समझ लेना, बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। अब आपको पता है वाटर क्या बनाता है, H+ और OH आयन क्या बनाता है, H+ और OH आयन। ज्यादा कुछ मत करो, ये जो आपको यहां से यहां तक हिस्सा दिख रहा है आपको एक ट्रिक के तौर पे समझा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका, और यहाँ पे हो गया R, ठीक है। और यहाँ क्या था, O था, और ये H+ जो है इस O के पास जाकर के बना लेगा OH-। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या हो गया आपका OH-, जबकि ऐसा नहीं होता है, ए वाला OH जाता है इसके पास, ठीक है। लेकिन आप फिर भी समझने की कोशिश करो। अब आपके पास क्या है, Mgx है, क्या है Mgx, तो Mgx जो था यहाँ पे बचा हुआ OH जो था वो बीच में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब इसे ध्यान से देखा जाए तो इसे सही से अगर मैं लिखूं तो R C क्या बार H, 2 बार, और यहाँ पे OH। अब बताओ OH जो है इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से OH जुड़ा है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि इस कार्बन से OH जुड़ा है, ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन को पीला वाला जो मैं बनाया हूं, इस कार्बन पे और कितने कार्बन है, तो आप कहोगे एक अकेला कार्बन है, तो इसलिए इसे 1 डिग्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, 1 डिग्री। जैसे ही तुम यहाँ पे जो तुम फॉर्मेल्डिहाइड ली हो, फॉर्मेल्डिहाइड की जगह जैसे यहाँ एक H हटा करके एल्डिहाइड कर दोगे तो यहाँ एक H की जगह सब प्रोसेस सेम जाएगा, बस एक H की जगह एक R और आ जाएगा, एक R और आ जाएगा, और वो बना लेगा 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दोबारा समझ जाओगे, देखो आप ध्यान से समझना। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कार्बोलिन ग्रुप। अगर हमें 2 डिग्री अल्कोहल बनाना होगा तो एक R होना जरूरी है, ठीक है, एक R होना जरूरी है, एक R यहाँ रहेगा और एक R ग्रिग्नार्ड वाला यूज हो जाएगा, ठीक है। ये देखो दिखा, अब यहाँ से R ब्रेक होगा, जैसे ही ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, RCH, यहाँ पे खाली जगह हो जाएगा O, और O के साथ कौन आ जाएगा, Mgx हो जाएगा, और ये जो खाली जगह है उसके जगह जाकर के कौन जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? अब जैसे ही तीसरा लाइन आएगा, तीसरी लाइन में H2O H+ के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका क्या होगा, H+ और OH अलग हो जाएगा, H+ और OH अलग हो गया, तो AH+ इस O के साथ मिल करके क्या बना लेगा, RCH R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AO था, ये H+ O के पास चला जाएगा, क्या हो जाएगा, H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपका Mgx है, तो बीच में क्या घुस जाएगा, OH घुस जाएगा, और ये हो जाएगा X, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये OH जो है किस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है। इस वाले कार्बन पे एक्स्ट्रा और कितने कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन हो गए, इसलिए इसे 2 डिग्री बोला जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल। मजा आ रहा है? अब तृतीयक मैंने क्या बोलूं, तृतीयक में नहीं भी बोलूंगा तो भी समझदार को इशारा काफी होता है। मैंने बोला ना कि मैं रटाने की कोशिश नहीं करूंगा, आप ध्यान से समझो। तृतीयक के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस बार एल्डिहाइड के बजाय हमें कीटोन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कीटोन, यानी 2 R लेना पड़ेगा, एक R यहाँ से मिल जाएगा तो 3 R हो जाएगा, तो 3 डिग्री हो जाएगा। अब खेल समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ये हुआ। अब जैसे इसे ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा, RC R, यहाँ एक खाली जगह हो जाएगा, O हो जाएगा, और यहाँ Mgx हो जाएगा, हाँ या ना, और यहाँ पे R आ जाएगा, ए वाला जो यहाँ से टूट करके इधर आएगा, ठीक है। अब जैसे ही इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तुरंत क्या बना लेगा, R O था, ये H जाएगा तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और Mgx जो था बीच में OH आ जाएगा। ये बताओ, अब बताओ ये 3 डिग्री है कि नहीं? क्लियर हुआ? अब बताओ, एकदम इजी लग रहा है कि नहीं? अब ऐसा लग रहा है अरे सर जी इसको तो मजे मजे में हो जाएगा। अब होगा ही मेरे भाई, मजे मजे में। आप अच्छे से चीजों को सीखोगे तो मजे मजे में ही होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर हुआ? अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करें तो इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, आपको खुद ही पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, आपको खुद ही पता है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। ये 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ध्यान से समझो। न्यूक्लिक अम्ल एक ऐसा जैव अणु होता है, याद रखो,
आप कोई भी डीएनए पढ़ो चाहे आरएनए, दोनों में न्यूक्लिक एसिड जरूर यूज होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड आया ना, न्यूक्लिक अम्ल, चाहे आरएनए पढ़ो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल ऐसे जैव अणु होते हैं, जैव अणु का मतलब समझ रहे हो, जो जीवन में है, जो जीवित चीजों में है। ठीक है, ऐसे जैव अणु पाए जाते, ऐसे जैव अणु होते हैं जो जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जीवों की कोशिकाओं में, अब कहां पाया जाता है आपको पता है ना, जो कोशिका होता है, इस तरह से, अब देखो मैं बना रहा हूं कोशिका, बताना सही बना है या नहीं। कुछ इस तरह से कोशिका होता है, और ये क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और कुछ और पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझो। ठीक है, ये क्या होता है, कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये आनुवंशिक गुणों की जानकारी देता है। ये आनुवंशिक गुणों की जानकारी को, ये आनुवंशिक गुणों की जानकारी को सुरक्षित रखते हैं। आनुवंशिक गुणों की जानकारी को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। अब आनुवंशिक का मतलब समझ ही रहे होगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा होगा। ठीक है, और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। फिर से रिपीट कर देता हूं, न्यूक्लिक क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल एक ऐसी जैविक अणु होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लिक अम्ल एक ऐसा जैविक अणु होता है, या ऐसा जैव अणु होता है जो जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। जो कहां पाया जाता है, शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है, याद रखना। और इसका काम होता है आनुवांशिक गुणों की जानकारी को सुरक्षित रखना। अब भूलोगे कभी, कतई भूल ही नहीं सकते, कतई भूल ही नहीं सकते कि ये क्या कह रहा है कि जैव अणु एक होता है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, जैव अणु होता है, और जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है, आनुवंशिक गुणों की जानकारी सुरक्षित रखता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इसका कार्य लिख देना है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। यह माता पिता के गुणों को संतानों तक पहुंचाने का काम करता है। ये माता पिता के गुणों को संतानों तक पहुंचाने का काम करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये प्रोटीन संश्लेषण और कोशिकाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। याद रखना, आपकी कोशिका का सबसे बड़ा, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे प्लांट में नहीं होता है, सुपरवाइजर होता है और ठेकेदार होता है, तो प्लांट का समझ लो, इस प्लांट का पूरा ठेकेदार है, मालिक है कौन, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, ये होता है। समझ आई मेरी बातें। तो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। समझ आई मेरी बातें। अगला प्रश्न आ गया, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि को समझाइए। एथेनॉल के निर्जलीकरण, निर्जलीकरण कभी भी अगर शब्द प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब वहां से जल बाहर निकलेगा, वहां से पानी बाहर निकलेगा अभिक्रिया के दौरान। ये बात याद रखना, वहां से क्या निकलेगा, जल बाहर निकल जाता है। जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये बात रिपीट कर देता हूं, ठीक है, फिर समझाता हूं इसको। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, आप देख लेना। आप यहाँ रिएक्शन दिया है, आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इसको समझा देता हूं। एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि जब भी पूछेगा तो क्या लिखोगे। ठीक है, एथेनॉल का निर्जलीकरण क्या कह रहा है कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म किया जाए, क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो जल बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, जल बाहर निकल जाता है और एथिन बन जाता है। क्या बन जाता है, एथिन बन जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है एथेनॉल का निर्जलीकरण। फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत सिंपल है। जब एथेनॉल को H2SO4 और क्या कहते हैं 170 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाए। बहुत लोग कहते हैं कि सर टेम्परेचर अगर मैं भूल जाऊं तो यहाँ पे उच्च ताप लिख लेना। क्या लिख लेना, उच्च ताप लिख लेना। क्यों, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर अगर यूज हो रहा है तो खुद ही यूज नहीं करेगा। सामान्य ताप पर अगर अभिक्रिया हो रही है तो टेम्परेचर जैसे शब्दों का खुद ही जिक्र नहीं करेगा। ठीक है, तो एथेनॉल को H2SO4 क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म किया जाए, उच्च ताप पे गर्म किया जाए, तो वहां से जल बाहर निकल जाता है और एथिन बन जाता है। अगर ये भूल भी जा रहे हो एथिन बन जाता है तो बोल देना जल बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहा जाता है एथेनॉल का। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्रिया विधि लिखा गया है। ठीक है, कि क्रिया विधि में क्या क्या होता है। पहले नंबर पे एथेनॉल का OH समूह प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है। ये सब क्या है पहले सुन लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, फिर कहता है जल निकल जाता है और कार्बोकेटायन बन जाता है। क्या है मैं समझा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप समझना पहले। ठीक है, अब ये कार्बोकेटायन से H+ निकालने पर एथिल बन जाता है। क्या बन जाता है, एथिन बन जाता है। अब यहाँ पे आपको समझा रहा हूं मैं, एक एक करके ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एथेनॉल ले लेते हैं। क्या है एथेनॉल, यानी CH3 CH2OH, यही है दोस्तों। अब आप ध्यान से समझना, इसकी क्रिया विधि में क्या होगा कि सबसे पहले यहां से OH हटता है। क्या हटता है, यहां से OH हटता है। जैसे ही OH माइनस होगा तो ये जो है CH3, अब यहाँ पे क्या है CH2 है ना, देखना ना CH2 है ना, एक बच गया ना बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, केटायन। केटायन का मतलब होता है कार्बोधनायन बन गया। क्या बन गया, कार्बोधनायन है। क्या बन गया भैया, कार्बोधनायन। क्या ऐसा हुआ है यहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा वो मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे जो बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ,
इस इलेक्ट्रॉन को ए लेकर के चला जाता है। इस तरह से क्रिया विधि को दिखाया जाता है, ठीक है। और वो चीज यहाँ पे बन गया, ठीक है भैया। हमारे पास क्या है, CH3, फिर क्या है, ये है हमारा केटायन। केटायन का मतलब कार्बन आयन। अभी जो कार्बन आयन है, मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अभी जो कार्बन आयन है गुरु, यहां से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है H+, ठीक है। तो OH निकला, यानी यहां से OH निकला और साथ में बाद में क्या किया, H+ को भी लेके चला गया। अब यहाँ H+ को भी लेके चला गया तो OH क्या बना लिया, OH H+ को लेके चला गया तो क्या बना लिया, पानी बना लिया। अब यहाँ एक खाली ही था बॉन्ड और एक यहाँ भी खाली हो गया बॉन्ड, तो अब यहाँ कितने पर बचा, CH2, और यहाँ कितना बचा, CH2। अब पता है CH2 के बीच में कितना बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। कैसे, मैं आपको साबित करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे CH3 है ना, इस तरह से सीखो दोस्त, रटोगे तो रटते रह जाओगे। यहाँ पे केटायन है, अब यहाँ से जैसे ही ये निकलेगा तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया H+, ठीक है। अगर H+ निकला है तो ये निगेटिव आया। अब ये पॉजिटिव निगेटिव ये क्या करेंगे, आपस में बैलेंस कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और H+ जाकर के पानी के साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ मतलब जुड़ जाएगा और बना लेगा पानी। ये है इसकी क्रिया विधि। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ। सबसे मस्त बात यहाँ पता है, एथेनॉल की निर्जलीकरण हो, चाहे मेथेनॉल की निर्जलीकरण हो, चाहे कुछ भी हो, ब्यूटेन का, प्रोपेनॉल का, पेंटेनॉल का, किसी भी चीज का, अगर निर्जलीकरण की बात कर रहा है तो आप सीधी सी बात है H2SO4 के साथ इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है कि उसका वहां से क्या होता है कि वहां से जल रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। किस तरह हुआ सब चीज बता दिया मैंने, ठीक है। अब अगले प्रश्न की अगर अगले प्रश्न की तरफ चले दोस्तों, तो कह रहा है फेहलिंग विलयन और सीफ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। अभी जस्ट मैंने बताया था कि नहीं, ये सब फेहलिंग विलयन वगैरह, तो आप ध्यान से समझो। फेहलिंग विलयन की अगर बात करूं एल्डिहाइड के हिसाब से, तो फेहलिंग विलयन में क्या होता है, एल्डिहाइड के लिए देखोगे तो ईंट के रंग में, यानी लाल अवक्षेप, जैसे ईंट का रंग होता है ना, ईंट कलर, उसी तरह ईंट लाल रंग में अवक्षेप प्राप्त करता है। लाल रंग का क्या करता है, अवक्षेप प्राप्त करता है, प्रिसिपिटेट कहते हैं इसे अवक्षेप को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि फेहलिंग विलयन के साथ कीटोन की अभिक्रिया कराई जाए तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। फिर से रिपीट कर देता हूं कि फेहलिंग विलयन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड क्या करता है, लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त करता है, यानी यहाँ अभिक्रिया होती है। लेकिन यही फेहलिंग विलयन में अगर कीटोन की अभिक्रिया कराई जाए तो कोई अभिक्रिया नहीं देता है। सीफ अभिकर्मक में अगर देखा जाए तो सीफ अभिकर्मक में एल्डिहाइड क्या करता है, गुलाबी रंग का अवक्षेप प्राप्त करता है। किस रंग का, गुलाबी रंग का, ठीक है। और यहाँ पे कीटोन की अगर बात करूं तो कीटोन किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, चाहे वो फेहलिंग विलयन हो चाहे आपका सीफ अभिकर्मक हो। अब बताओ यहां तक समझ है, इस प्रश्न का जवाब क्लियर हुआ। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे निष्कर्ष मिल गया है, इन दोनों परीक्षणों से एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर किया जा सकता है, पहचान किया जा सकता है कि एल्डिहाइड है या कीटोन। समझ आई मेरी बातें, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ अगर चला जाए तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद कीजिए। तो यहां पे देखिए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो किसके बने होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के बने होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के या फिर कीटोन के बने होते हैं। और एक बार रिपीट कर देता हूं, मेरा जो बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर है उसका मैं पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं यहां पे आपको बता ही चुका हूं कि जितना मैं क्वेश्चन लेके आया हूं केवल और केवल अनसॉल्व से लेकर के आया हूं, ठीक है। तो इसमें अपने से मैंने क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आपका अनसॉल्व भी क्लियर हो, पीवाईक्यू भी क्लियर हो, और अलग से जो वायरल क्वेश्चन करा रहा हूं वो भी क्लियर हो, ताकि किसी कीमत पे आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में न छूटे। मेरा मेन मकसद ये है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि हर बच्चे का फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट में अच्छा खासा मार्क्स लाए। 70 नंबर के पेपर में 60 नंबर प्लस ही आपका रहे, 70 के नजदीक ही रहो, 70 में 70 आए, कोशिश तो ये करो, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ठीक है। तो कह रहा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपसे कोई पूछेगा कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं या वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के बने होते हैं, ठीक है। कह रहा है जल अपघटन पर ऐसे यौगिक देते हैं, ठीक है। जल का जब अपघटन होता है तो क्या होता है, उस दौरान इस तरह के यौगिक बनते हैं। अभी कह रहा है कि बिंदु के अगर अब यहां पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर अगर करोगे तो इसकी प्रकृति की अगर बात करें तो ग्लूकोज कैसा होता है, एल्डोहेक्सोज का होता है, और फ्रक्टोज किसका होता है, कीटोहेक्सोज का होता है। इसका मतलब क्या है यहां पे नीचे वाले में समझ आएगा, ठीक है। एल्डोहेक्सोज का मतलब होता है कि एल्डिहाइड समूह इसमें जुड़ा होता है, समझ रहे हो। ग्लूकोज वाले में क्या होता है, CHO ग्रुप जुड़ा होता है, एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है, और यही एल्डिहाइड न जुड़ करके फार्मूला सेम रहेगा,
लेकिन अगर वहां पे CO आकर के जुड़ जाए, कीटोन आकर के जुड़ जाए, कीटोन वाला ग्रुप आकर के जुड़ जाए तो फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक है, इसको उस वाले बायोमोलिक्यूल वाले वीडियो में अलग से पर्सनली इसको समझाऊंगा मैं, चिंता की बात नहीं है, चिंता करने कोई बात नहीं है। या फिर इसका जो बड़ा मार्क्स वाला वीडियो आएगा ऑर्गेनिक का, उस बड़े मार्क्स वाला जो ऑर्गेनिक का वीडियो आएगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चिंता मत करो। बस एक बात जरूर कहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन है कि रटना मत घर पे बैठ करके, ठीक है, भरोसा रखो, जितना बताया उतना समझो। अभी फिलहाल के लिए दिमाग में रख लो, बस सीधी सी बात है। ग्लूकोज में क्या होता है, अगर कार्यात्मक समूह की बात करें तो इसमें CHO होता है, और फ्रक्टोज में क्या होता है, CO यानी कीटोन होता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है भैया। फिर आगे याद रखना, संरचना ये सीधी श्रृंखला होती है और ये शाखा युक्त होती है। ग्लूकोज जो होता है वो सीधी श्रृंखला बनाता है, और जो फ्रक्टोज होता है वो शाखा युक्त श्रृंखला बनाता है। क्या होता है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अब मिठास की अगर बात करें तो ग्लूकोज में कम मिठास होता है और फ्रक्टोज में अधिक मिठास होता है। इतना सा चीज बताना है मेरे भाई। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऐसे ही तैयार हो गया होगा। बताओ दोबारा, ग्लूकोज में क्या होता है, CHO, फ्रक्टोज में CO। ग्लूकोज में CHO, फ्रक्टोज में CO। ग्लूकोज की संरचना सीधी श्रृंखला, फ्रक्टोज की संरचना शाखा युक्त, ग्लूकोज में कम मिठास, फ्रक्टोज में ज्यादा मिठास। क्लियर हुआ यहां तक। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता, चाहे ए या तो ए, दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न चिपका देता है। ये 100% है और हर सेट में पूछता है। कह रहा है SN1 SN2 में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहां पे आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा SN1 SN2 का, वीडियो वाले सेक्शन में जाके देखो, या तो आप SN1 SN2 डाल करके क्लास 12 SN1 SN2 बाई विजय सर 24 डालोगे यूट्यूब पे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, वहां पे मैंने एकदम सटीक तरीके से इसकी क्रिया विधि को और इसको समझाया। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझो, इस चीज को आप जाकर के जरूर वहां पे देखना। ठीक है, अब दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने बताई है, ये 2 नंबर 3 नंबर वाली चीजें बहुत ही सटीक, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब इसका ऑर्गेनिक का एक और मात्र वीडियो बचा है और वो है बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे ही बना दूंगा तो हम लोग का ऑर्गेनिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको वीडियो के अंत में फिर बता देता हूं दोस्तों कि कल 26 जनवरी है। 26 जनवरी की रात को 7 से 7:30 बजे के बीच में मैं लाइव आऊंगा दोस्तों, और वो भी अनसॉल्व लेकर के आऊंगा। अनसॉल्व के क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा दोस्तों। 2022 से लेकर 2025 तक के अनसॉल्व को पूरा सॉल्व कराऊंगा और बेहतर तरीके से कराऊंगा, पूरी चीजों बेहतर तरीके से कराऊंगा, ताकि आपकी तैयारी एकदम बम्पर हो सके दोस्तों। कहने का मतलब है कि रेगुलर एक दिन में 2 से 3 वीडियो आता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, छूटा छटका टॉपिक जितने भी है, जो भी आप डिमांड कर रहे हो, मैं मैसेज पढ़ता हूं, एब्जॉर्ब करता हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। याद रखना, जनवरी खत्म होने से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो छूटा छटका टॉपिक है आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस जितनी चीजें आपके सामने पड़ रही है उसे तैयारी करते चले जाओ। वक्त कम है दोस्तों, और आपको अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है कि तैयारी करने में, अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है कि समय का सही इस्तेमाल कैसे करें, तो यहां पे थंबनेल दिख रहा होगा, टाइम टेबल का सही मैनेजमेंट करके किस तरह से टाइम का इस्तेमाल करके आप मैनेज करके सब्जेक्ट को तैयार करोगे, उसमें इस वीडियो में बहुत ही बेहतर तरीके से डिकोड किया हूं, जो कि यूट्यूब पे कोई शायद ना किया होगा। ठीक है, तो उसे जाकर के देखोगे तो गारंटी के साथ आपकी दुविधा पूरी तरह से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।